कल को आप यही काम अगर तेलंगाना में हैदराबाद की लोकसभा सीट के साथ कर दें कि चलिए हम इसको खत्म कर रहे, चिवल्ला में आधा काट के डाल ले, आधा इधर डाल ले, बस खत्म, आज के बाद हैदराबाद नाम की कोई सीट नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का क्या होगा? इस डीलिमिटेशन के पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है? तो यकीनन आप उसी समुदाय का नाम लेंगे जिस समुदाय का नाम हर प्रताड़ना के अंदर पहले नंबर पे होता है, अर्थात मुसलमानों के बारे में। ऐसे हुबली धारवाड़ की एक सीट है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम है, 10% के आसपास ही दलित है, उसको भी रिजर्व कर रखा है। एक तो वैसे ही स्टेट में गिनती के मुस्लिम विधायक या सांसद तो खैर छोड़ ही दीजिए, दूर की बात है, चुने जाते, उसमें भी 2 सीटें जहां से मुस्लिम विधायक चुन सकते थे, आपने वो भी खत्म कर रखा है। कभी बहस सुनी? इस बात का जवाब देगी कि पुलकेशी नगर की मुस्लिम मेजॉरिटी सीट जो विधानसभा में रिजर्व कर दी गई है, कौन से पैमाने से रिजर्व की गई थी? 53% मुस्लिम पॉपुलेशन, 10% दलित आबादी, इसके बावजूद वो रिजर्व है। अगर किसी को लगता है कि आने वाले टाइम में चीजें सुधर जाएंगी तो सुधरने की जगह और खराब होंगी। जो भाजपा सरकार, जो चुनाव आयोग, जो परिसीमन आयोग ये कह रहा है कि हम आसाम और जम्मू कश्मीर में आबादी को पैमाना नहीं बनाएंगे डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करने का, वही डिलिमिटेशन कमीशन बाकी जगह पर जाके कहेगा नहीं नहीं यहाँ तो पॉपुलेशन ही पैमाना होगा। इस समय देश की राजनीति में डिलिमिटेशन या परिसीमन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर बहस हो रही है, मगर ये बहस बहुत ही लिमिटेड है। नॉर्थ साउथ की बहस है, उसमें भी कि साउथ की सीटें जो प्रस्तावित डिलिमिटेशन है उसमें कम हो जाएगा, नॉर्थ में बढ़ जाएगा, इसी मुद्दे पर बहस है। मगर अगर इस पर बात की जाए कि इस डिलिमिटेशन के पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है, तो यकीनन आप उसी समुदाय का नाम लेंगे जिस समुदाय का नाम हर प्रताड़ना के अंदर पहले नंबर पे होता है, अर्थात मुसलमानों के बारे में। डिलिमिटेशन के प्रोसेस में भी मुसलमानों को ही आखिरी दर्जे तक प्रताड़ित किया जाता है या उनको शिकार बनाया जाता है। बहुत सारी उदाहरण हैं जिनको मैं देकर आपको समझा सकता हूं कि चाहे मुसलमानों की सीटों को इस तरीके से काटना हो कि वो कभी दोबारा से उस मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव न जीत पाए, या फिर दूसरी तरफ मुसलमानों की जहां पर अक्सरियत है उस सीट को कन्वर्ट कर देना कि ये एससी के लिए रिजर्व होगी या एसटी के लिए रिजर्व होगी। दोनों में 2 अहम पहलू समझ लीजिए इस मुद्दे पर डिटेल से बात करने से पहले। पहली बात कि जब एससी या एसटी के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं तो अक्सर ये सवाल आएगा कि भाई एससी को तो सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि मुसलमानों की ही अक्सरियत वाली सीटों को क्यों रिजर्व किया जाता है, जबकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एससी आबादी ज्यादा है मगर कभी उनको रिजर्व नहीं किया गया। दूसरी कम्युनिटी विजिबल देखा है कि जहां पर दूसरी कम्युनिटी अक्सरियत में हो या मेजोरिटी में हो, वहां पर कभी उनको रिजर्व नहीं किया गया। सबसे बड़ा पहलू जो है जिसकी वजह से इस बात पर सवाल उठता है वो है कि दलित आरक्षण के अंदर या एसटी आरक्षण के अंदर भी ज्यादातर जगह पर एक दो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर मुसलमानों की एंट्री बैन है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो 84 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं उनमें मुसलमान फाइट नहीं कर सकता, चुनाव ही नहीं लड़ सकता, जीतना बहुत दूर की बात है। 47 सीटें जो हैं उसमें भी अगर मैं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को छोड़ दूं या लक्षद्वीप का इलाका छोड़ दूं तो ज्यादातर जगह पर मुसलमान एसटी में भी नहीं है। चाहे बात असम की करिए, बंगाल की करिए, झारखंड की करिए, मध्य प्रदेश की करिए, छत्तीसगढ़ की करें, गुजरात की करें, राजस्थान की करें, ये मेजोरिटी स्टेट्स है ना जहाँ पर आदिवासी बड़ी गिनती में रहते हैं, मगर कहीं कोई मुसलमानों के लिए नहीं या मुसलमानों की जो कास्ट है वो इसमें शामिल हो नहीं है। ये बुनियादी वजह बनती है कि मुसलमानों की उन सीटों को क्यों आखिर दूसरे ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद रिजर्व किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब मुस्लिम सीटों को काटा भी जाता है कि मान लीजिए उनको डिवाइड किया जाए या
किसी कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा हो, विधानसभा की हो, कि उसको डिवाइड करके ऐसे स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तो उस स्ट्रक्चर में भी तय किया जाता है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाली सीट को ऐसे काट दो कि मुसलमान उस पे कभी चुनाव जीत ही ना पाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस पर ऐसे ही किया गया। हालिया असम और जम्मू कश्मीर तो इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां पर इस चीजों को बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक सीट है कटवा, वहां पर बाकायदा विजिबल तरीके से दिखाया गया था कि एक मुस्लिम एमपी वहां से हर बार जीतता था, 10 बार मुस्लिम सांसद रहा हो जिस सीट पर, उसे काट के 2 सीटों में डिवाइड करके मुसलमानों की राजनीति खत्म कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटें हैं जिनमें ऐसे ही किया गया था। आजमगढ़ की सीट पर ऐसे ही कहा जाता है कि आजमगढ़ की सीट में ऐसे किया गया है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि महाराष्ट्र की कई सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर मुसलमान विजिबल तौर से जीत सकता था, उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। कर्नाटक के अंदर सेम प्रोसेस किया गया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सीटों का इस तरीके से बंटवारा किया जाता है कि मुसलमान राजनीति वहां से खत्म हो जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो खुलकर आएगी कि आखिर मुसलमान को मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट से ही क्यों चुनाव जीतना है। आज की राजनीति तो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, छोड़ दीजिए, एक साइड में करिए। अबुल कलाम आजाद के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अबुल कलाम आजाद तो देश की आजादी के आंदोलन में सबसे बड़े नेता थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 2-2 बार अध्यक्ष रहे हैं। इतने बड़े कद का नेता हो और जब आजादी के बाद इलेक्शन में चुनाव लड़ने की बात आए, तो उस व्यक्ति को भी सोचिए, इतना बड़े कद का व्यक्ति, उसे भी पहला चुनाव कहाँ से लड़ना पड़ता है? रामपुर जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी सीट से। आखिर क्या वजह थी कि अबुल कलाम आजाद को किसी हिंदू मेजॉरिटी या दूसरी नॉर्मल सीट से चुनाव नहीं लड़वाया गया? क्यों रामपुर में भेजा गया? चलिए मान लिया कि पहली बार रामपुर हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। दूसरी बार आपने गुड़गांव वाली सीट जहां पर मेवात का रीजन आता है, उसको क्यों चुना था आपने? आपने दूसरी बार भी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट चुनी कि उनको दोबारा चुन के भेजा जाए। तो ये जो पैमाना है कि मुसलमानों को आइसोलेट करके फेंक दीजिए, कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम सीटों तक सीमित रह जाए, इस बात का पक्षधर मैं भी नहीं हूँ कि मुसलमान मुसलमानों की सीट से लड़े, हिंदू या कोई दूसरी कास्ट दूसरी सीट से लड़े, अगर कोई यादव बहुल है तो यादव वहां से, सबको हर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना भी चाहिए ताकि एक मिक्स कल्चर का पैमाना बन सके। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर यही पैमाना बन चुका है कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम सीट से ही चुनाव लड़ सकता है, वहीं से जीत सकता है, दूसरी सीट पर जाएगा तो वो हार जाएगा, उसे 50,000 भी वोट नहीं मिलेगा या वो जीत नहीं पाएगा, तो फिर मान के चलिए कि मुसलमानों को मुस्लिम मेजॉरिटी पर सीट पर चुनाव लड़ना और जीतना उनका पहला अधिकार होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इकलौता अधिकार होना चाहिए, पर पहला हक तो उन्हीं का बनेगा, क्योंकि वो किसी और दूसरी सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत के अंदर अगर बहुत डीप डाइव करके आप देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 42 सीटें ऐसी निकलेंगी जो मुस्लिम मेजॉरिटी की हैं या जहाँ पर मुसलमान अपने दम पे चुनाव लड़ सकता है। इनमें से भी अधिकतर सीटों पर मुसलमान चुनाव जीत जाता है। 25-30 का रेशो हमेशा रहा है जहां से मुसलमान चुनाव जीतता रहा है, और जो बाकी की 10-5 सीटें बचती हैं, उन सीटों को या तो एससी के लिए रिजर्व कर दिया, एसटी के लिए रिजर्व कर दिया। नगीना बहराइच यूपी से मुसलमान जीत सकता था, नहीं लड़ सकता। राजमहल की सीट मुसलमान लड़ सकता था, नहीं लड़ सकता है। कच्छ की सीट मुसलमान लड़ सकता है, नहीं नहीं लड़ पाएगा वहां पर। ऐसे गुलबर्गा की सीट जहां से मुसलमान जीत सकता है, जीता भी है, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। करीमगंज की सीट जो इस बार अनरिजर्व हुई है, मगर जहां से मुसलमान क्लियरली जीत सकता था, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। कितनी मिसालें हैं लोकसभा में जहां पर मुसलमान क्लियरली जीत सकता था मगर रिजर्वेशन की वजह से नहीं जीत सकता। असेंबली में तो इसकी गिनती बहुत ज्यादा है। तो ये जो पैमाना है, इसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब मुसलमानों को आपने लिमिटेड कर दिया है मुसलमानों की सीटों तक, तो आपको वो भी क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा है? दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे तो कहने को कहा जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। आखिरी मसौदा जब आएगा तो वो अंतिम फैसला होगा।
मगर इसमें डायरेक्टली सत्ताधारी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ इस बीजेपी के टाइम में, ऐतिहासिक तौर पे देखेंगे तो जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया है। अपने राजनीतिक फ़ायदा और नुकसान के लिए किया है। भाजपा क्योंकि अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए फ़ायदा-नुकसान की अंतिम इंतहा तक पहुँच जाती है। वो कुछ भी करने को तैयार रहती है, साम दाम दंड भेद, तो इसलिए उनके यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लोगों को होने लगती है। असम और जम्मू कश्मीर की मिसाल ले लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। असम के मुख्यमंत्री क्लियरली कहते हैं, असेंबली के अंदर बोलते हैं कि मैं मियाँ मुसलमानों के साथ भेदभाव करूँगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये विधानसभा के अंदर उनकी बाकायदा बातचीत है। आप डायरेक्टली एक कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हो और उनको कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ पक्षपात करूँगा। डिलिमिटेशन को लेकर बाकायदा उन्होंने कई बयान दिए हैं जिसमें कहा है कि हमारे जीने-मरने का सवाल है, मुसलमानों ने पॉपुलेशन बढ़ा रखी है, घुसपैठिए आगे है इसलिए हम इनकी सीटों को कम करेंगे। डायरेक्ट बोलते थे, इनडायरेक्ट भी नहीं, और उसका रिफ्लेक्शन हमें जब डिलिमिटेशन हुआ वहाँ पर देखने को मिला। अभी भी लोगों को भ्रम था कि यार चलो शायद होगा, निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष प्रशासन नाम की कोई चिड़िया होती है तो शायद यहाँ भी होगी। पर यहाँ पर भी खेल हुआ। उनके यहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर हैं, हजारिका करके, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद, और बाकायदा बोला कि अगर जो हमारे इस डिलिमिटेशन को लागू कर दिया जाता है, जो अंतिम मसौदा है, तो हमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको महानायक की तुलना करनी चाहिए, महानायक की उपाधि दे देनी चाहिए। उन्होंने आगे इसका रीज़न बताया कि जो मुसलमान कल तक 32 सीटों पर डिसाइसिव थे या जीत सकते थे, वो उन्होंने कम करके 22 पर ले आओ, और बाकी सीटों पर वर्ड देखिएगा कि हिंदुस्तानी जो यहाँ के मूल निवासी हैं और हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर चुनाव जीत पाएगी, बाकी सीटें हिंदू कम्युनिटी या बाकी लोगों के लिए। तो क्या आपकी नज़र में मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है या मुसलमान भारतीय नहीं है, नागरिक नहीं है? आपने पहले से डिसाइड कर लिया है। दूसरी बात, जिस चुनाव आयोग पर इस इन सब पूरे प्रोसेस की वो रहता है कि वो इस पूरी चीज़ को बहुत पारदर्शिता से करेगा, वही इस सब मामलों में अगर सवालों के घेरे में आ जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुसलमान चिंतित रहता है। पर मसला इससे भी आगे का है। कुछ सवाल तो अगर सत्ताधारी पार्टी से हो रहे हैं, तो विपक्ष से भी होने चाहिए। तीखे ज़रूर लगेंगे मगर होने चाहिए। आप बताइए कि आज से पहले आपने डिलिमिटेशन पर कब बहस करी थी? जब तक मुसलमान उससे प्रताड़ित होता रहा, तब तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप बताइए मुझे कि कर्नाटका की इतनी बड़ी स्टेट में एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है? महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट, 48 लोकसभा सीट है, विधान परिषद वहाँ पर है, विधानसभा में अच्छी खासी 288 सीटें हैं। इसके बावजूद वहाँ पर सिर्फ 10 विधानसभा में मेंबर होना और कोई लोकसभा मेंबर नहीं होना, अपने आप में सवाल खड़े करेगा ना। तमिलनाडु में एक सीट अगर छोड़ दी जाए, जिस पर डीएमके ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया है, उसको छोड़ के नवाज़ कन्नी वाली सीट, बाकी किसी सीट पे कभी मुसलमान जीत ही नहीं पाया। वेल्लूर की एक सीट होती थी, जहाँ पर बहुत टाइम तक मुस्लिम एमपी चुना जाता रहा। कई बार चुना गया है, अब तो वहाँ से भी चुनना बंद हो गया है। अगर मैं केरल में भी चलूँ, लोग कहेंगे कि केरल की मिसाल लीजिए, तो केरल में भी अगर मैं मुस्लिम लीग को साइड में कर दूँ, तो बताइए कौन-सी पार्टी का मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ पर? मुस्लिम लीग के 3 हटे तो उसके बाद बचा ही कोई नहीं। तमिलनाडु में आपके पास नहीं है, महाराष्ट्र में आपके पास नहीं है, कर्नाटक में आपके पास नहीं है। जिस तेलंगाना की मिसाल आप देते हैं, तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी को हटाइए, कहाँ है मेंबर पार्लियामेंट? करीमगंज का जो वहाँ पर एरिया है, या निजामाबाद का एरिया है, सॉरी, निजामाबाद का एरिया लगभग हैदराबाद जितना ही मुस्लिम पॉपुलेशन रखता है, ये उसका इक्विवेलेंट ही है। वहाँ से क्यों नहीं जीत सकता अगर बाकी जगह पर मामला है तो? तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें सवालों को पैदा करती हैं। आंध्र प्रदेश में
कोई मुस्लिम एमपी नहीं है। तो जो साउथ के स्टेट अभी सीटें कम होने या ज़्यादा होने की बहस कर रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए कि किसी स्टेट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, पर जब यही चीज़ें मुसलमानों के साथ हुई हैं, तब आप खामोश क्यों थे? क्या कर्नाटका की कांग्रेस सरकार इस बात का जवाब देगी कि पुलकेशी नगर की मुस्लिम मेजॉरिटी सीट जो विधानसभा में रिजर्व कर दी गई है, कौन से पैमाने से रिजर्व की गई थी? 53% मुस्लिम पॉपुलेशन, 10% दलित आबादी, इसके बावजूद वो रिजर्व है। ऐसे ही हुबली धारवाड़ की एक सीट है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम है, 10% के आसपास ही दलित है, उसको भी रिजर्व कर रखा है। एक तो वैसे ही स्टेट में गिनती के मुस्लिम विधायक या सांसद तो खैर छोड़ ही दीजिए, दूर की बात है, चुने जाते, उसमें भी 2 सीटें जहां से मुस्लिम विधायक चुन सकते थे, आपने वो भी खत्म कर रखा है। कभी बहस सुनी? तेलंगाना के अंदर एक सीट है जहां पर बाकायदा एक मुस्लिम विधायक चुना जाता था। उसके बाद वो मिनिस्टर भी रहे केसीआर गवर्नमेंट में और अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता था। उनकी चुनावी राजनीति उस सीट से 25-30 साल तक चली है। अचानक से 2009 में जहीराबाद सीट है, उसको रिजर्व कर दिया जाता है। कभी दोबारा फरीदुद्दीन साहब वहां से चुनाव नहीं जीत पाए। जीतना तो बहुत दूर की बात, लड़ ही नहीं सकते थे। जब लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? दूसरी बात, वो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में गए, वहां से कभी चुनाव जीत ही नहीं पाए। उनकी राजनीति तो आपने खत्म कर दी। कल को आप यही काम अगर तेलंगाना में हैदराबाद की लोकसभा सीट के साथ कर दें कि चलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं, चिवल्ला में आधा काट के डाल ले, आधा इधर डाल ले, बस खत्म, आज के बाद हैदराबाद नाम की कोई सीट नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का क्या होगा? जो तेलंगाना में इकलौता मुस्लिम सांसद है वो भी खत्म। अगर मैं कहता हूं एक टाइम के लिए तमिलनाडु के अंदर भी डीएमके अपना जो उसका राजनीति का स्टाइल है, उस स्टाइल में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना बंद कर दे, तो कभी मैं मान ही नहीं सकता कि तमिलनाडु के अंदर भी मुस्लिम एमपी चुना जाएगा। 5% की सीट है जहां पर मुस्लिम लीग के नवाज कन्नी 2 बार से चुनाव जीत रहे, वहां पर भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं केरल को छोड़ दूं, तो जैसे हालात है डिलिमिटेशन को लेकर, मैं नहीं मान सकता कि इन सीटों पर कभी भी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जीत सकता है अगर यही हालत रहे। और अगर किसी को लगता है कि आने वाले टाइम में चीजें सुधर जाएंगी, तो सुधरने की जगह और खराब होंगी। जो भाजपा सरकार, जो चुनाव आयोग, जो परिसीमन आयोग ये कह रहा है कि हम आसाम और जम्मू कश्मीर में आबादी को पैमाना नहीं बनाएंगे डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करने का, वही डिलिमिटेशन कमीशन बाकी जगह पर जाके कहेगा नहीं नहीं, यहाँ तो पॉपुलेशन ही पैमाना होगा, यहाँ पर जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको हम ज्यादा सीटें देंगे, जिसकी कम होंगी उसको कम देंगे। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपने पैमाने खुद ही बदलता रहता है, कहीं पर कोई पैमाना, कहीं पर कोई पैमाना, इस हिसाब से वो चीजों को रोटेशन पॉलिसी पर करता है। आखिरी बात मुझे लगता है कि जैसे एसटी के लिए एक लगभग फिक्स पैमाना है कि उनकी आबादी 25%, 30% या 50% से ऊपर होनी चाहिए उनकी सीटों पर, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला एससी सीटों के लिए भी होना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि कुछ सीटों की रोटेशन होनी चाहिए, पर एक पैमाना होना चाहिए। आपने आज तक के रोटेशन में कभी रायबरेली और अमेठी की सीट क्यों नहीं आ पाई? आपकी रोटेशन हमेशा नगीना और बहराइच के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती रही है? कभी तो जाना चाहिए। वही अमेठी और रायबरेली जहां पर 30% से ज्यादा दलित आबादी है, वही उन्नाव सीट जहां पर भाजपा के महाराज एक साक्षी महाराज जीतते हैं, उस सीट को क्यों नहीं आज तक रिजर्व किया गया जबकि वहां पर दलित आबादी ज्यादा है? मथुरा वाली साइड आप क्यों नहीं जाना चाहते कभी रिजर्वेशन को लेकर? आप क्यों पूर्वांचल में कभी नहीं जाना चाहते? आप हमेशा या तो तराई बेल्ट में रहेंगे या पश्चिमी यूपी में रहेंगे या पूर्वांचल की उन सीटों पर रहेंगे जहां पर मुसलमान डिसाइसिव है। आप करिए ना उन सीटों को भी रिजर्व। तो कुल मिला के बात तो यही समझ में आती है कि आपकी रोटेशन पॉलिसी भी सिलेक्टिव है। आप उसका बहाना बना के हमेशा मुस्लिम सीटों को अपना शिकार बनाते हैं।
तो मेरा अपना मानना है कि एससी रिजर्व सीटों को लेकर भी एक पैमाना होना चाहिए और जहां पर नॉर्थ साउथ की बहस हो रही है, सबसे ज्यादा परिसीमन का जो पीड़ित है मुसलमान, उसके मुद्दे पर भी मुकर होकर सभी पार्टियों को बात करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी मुद्दे पर अ, उसके लूप होल्स पर बात होगी तो उसके सारे लूप होल्स पर बात होगी। अगर कोई चीज़ पंक्चर है तो एक जगह पर अगर आप पंक्चर लगा देंगे और बाकी ट्यूब खराब रहेगी, तो आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है इस पैमाने में जब तक मुस्लिम लोगों की इस प्रताड़ना पर बात नहीं होगी, खुलकर बात नहीं होगी, तब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा और इस पर ये माना जाएगा कि ये पूरी बहस ही एक तरफ़ा है। धन्यवाद।